हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इनोवस। और आज हम बात करेंगे एक नए चैप्टर के बारे में जो है हमारा वेक्टर्स। ठीक है, तो वेक्टर्स आपके अगले आने वाले सारे चैप्टर्स के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा। ठीक है, तो इस चैप्टर को आप बहुत अच्छे से सीखना और प्रैक्टिस करना। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा है वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है, तो आपने स्कूल में स्केलर और वेक्टर अपने पढ़े होंगे। तो ये क्या है? ओके, तो स्केलर में आपका होता है कि जो जो फिजिकल क्वांटिटी का मतलब डायरेक्शन नहीं होता है और सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड ही होता है, वो आपका स्केलर है। मतलब ये डेफिनेशन आपने स्कूल में पढ़ा होगा। ठीक है, लेकिन ये आपका कॉम्प्लीटली सही नहीं है। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं कि करंट के केस में करंट के केस में क्या होता है, आपका एक जंक्शन में ये डिवाइड होता है करंट। ठीक है, आई से आपका ये I1 और ये आपका I2 होता है। ठीक है, लेकिन आपका ये I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 है। और करंट का इस केस में मतलब करंट का हमेशा एक डायरेक्शन आपका रहता है। ठीक है, लेकिन फिर भी आपका ये स्केलर है। क्यों? क्योंकि आपके वेक्टर का डेफिनेशन क्या था, जिसका मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन भी है। लेकिन ये भी आपका completely एक्यूरेट नहीं है, एज शोन इन द एग्जाम्पल ऑफ करंट। ठीक है, तो आपका स्केलर और वेक्टर का फिर आपका एक्यूरेट डेफिनेशन क्या होगा? ठीक है, तो स्केलर में यहाँ पे लिखा हुआ है कि a scalar quantity can be described completely by its magnitude only। ठीक है, तो ये तो आपको पता ही है। और स्केलर में आपका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन डायरेक्टली आप अलजेब्रा जैसा ही आप कर सकते हैं। हाँ, और वेक्टर के केस में आपका मतलब कुछ लॉज आपका यूज होता है, जैसे कि पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, देन ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, एक्सेट्रा। ठीक है, तो इस केस में वेक्टर के केस में आप ऐसे डायरेक्टली ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए करंट आपका स्केलर है, क्योंकि करंट का डायरेक्शन जो भी हो, लेकिन स्प्लिट होने के बाद इसे डायरेक्टली ऐड करके आप टोटल करंट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अभी आप आइए वेक्टर नोटेशन में। ठीक है, तो वेक्टर नोटेशन में क्या होगा आपका, आप वेक्टर को डेनोट करते हैं ऐसे। ये आपका एक वेक्टर आपका है ए। ठीक है, तो ए के ऊपर में एक एरो देने से ये आपका
वेक्टर डेनोट करता है, ठीक है। और वेक्टर का दो चीज होता है, एक आपका है मैग्नीट्यूड और दूसरा आपका है डायरेक्शन, ठीक है। तो वेक्टर को आप मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड में आपका मतलब वो नोटेशन मॉड ए होता है, और ये आपका हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है। और मतलब मॉड ए वेक्टर आप ऐसे लिख सकते हैं, और इनटू आपका डायरेक्शन में आप ए कैप, हाँ, ये आपका कैप है, तो आ, आप ए कैप आप यूज करते हैं डायरेक्शन को दिखाने के लिए, ठीक है। और आप इसके बारे में आप अगले स्लाइड्स में पढ़ेंगे, तो अभी आप आइए इस स्लाइड में, ठीक है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर आपका क्या होता है, ठीक है। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए वेक्टर के लिए मतलब कैसे हम करते हैं, तो एक वेक्टर को हम एरो से शो करते हैं ऐसे करके, ठीक है। और ये आपका एंगल है जो आपका एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, ठीक है। तो इससे आप वेक्टर का डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं, ठीक है। और ये एरो आपका वेक्टर का डायरेक्शन शो करेगा, और इस एंगल के हेल्प से आप इसका डायरेक्शन निकाल सकते हैं, ओके। और ये आपका ए वेक्टर है, ठीक है। तो तभी आप आइए इसमें, तो ए वेक्टर कैन बी displaced from one position to another during displacement. If we do not change direction and magnitude, then the vector remains unchanged. तो इसका मतलब आपका क्या हुआ कि आप एक वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हैं, मतलब इस पूरे वेक्टर को इस पूरे वेक्टर को आप यहाँ से ऐसे या फिर ऐसे शिफ्ट कर सकते हैं। अ, लेकिन लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि वेक्टर का एंगल जो है एक्स एक्सिस के साथ और उसका लेंथ चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद हम कह सकते हैं कि ये आपका ए वेक्टर ही होगा, ठीक है। तो आप ए वेक्टर को थोड़ा ऊपर भी आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, बाई कीपिंग इन माइंड दैट द लेंथ एंड द एंगल्स रिमेन्स अनचेंज्ड, ओके। तो बाकी आप आइए इसमें, तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ठीक है। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स में आप पकड़िए कि ये आपका ए वेक्टर है और ये आपका बी वेक्टर है, हाँ, सेम, ये ए है और ये बी है, ठीक है। तो एंगल हम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है, दो वेक्टर्स के बीच में, ओके। तो दो वेक्टर्स के बीच में हमें एंगल निकालने के लिए हमें हमेशा एक वेक्टर के टेल्स को ज्वाइन करना है, ओके। तो हमने
लास्ट स्लाइड में पढ़ा था कि आप एक वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हैं बाय कीपिंग इट्स लेंथ एंड एंगल अनचेंज्ड। ओके, तो हम एंगल को निकालने के लिए हमें इसके टेल को और इसके टेल को ज्वाइन करना होगा। हाँ, तो इसे करने के लिए आइदर हम ए को शिफ्ट करेंगे नीचे इस पॉइंट में ऐसे ऐसे, या फिर हम बी को शिफ्ट करेंगे ऊपर में। हाँ, ये बी है आपका, ये ए होगा, मतलब ऐसे करके एंगल को सेम रख के। ठीक है, तो हम इसमें ए या बी को शिफ्ट करने के बाद क्या मिलता है हमें, ऐसे करके एंगल एक मिल जाएगा। ठीक है, और आपका नीचे एंगल आपका 120 था, तो इस केस में क्या आपका एंगल होगा ये वाला 180 डिग्री माइनस 120, मतलब 60 डिग्री होगा। ओके, इसलिए 60 है ये। ओके, तो अभी आप आइए काइंड्स ऑफ वेक्टर में। तो पहला आपका है यूनिट वेक्टर, जो आपका सिर्फ डायरेक्शन शो करता है, एक कैप है ये। ओके, इसे हम डेनोट करते हैं कैप से ऊपर में। ओके, so a vector of unit magnitude is called a unit vector, and the notation for it in direction of a vector is a cap, read as a cap or a caret। okay, so हम एक वेक्टर को ऐसे लिख सकते हैं। पहले हमने पढ़ा था कि हम इसको इसके मैग्नीट्यूड के और डायरेक्शन के टर्म्स में हम हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और आपका ये आपका है, मतलब एक होल वेक्टर का डायरेक्शन। ठीक है, और सिर्फ आपका एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में और जेड एक्सिस में डायरेक्शन आपका क्या होगा वेक्टर के लिए। तो एक्स एक्सिस में हम वेक्टर के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं आई कैप से, वाई में जे कैप से, और जेड में के कैप से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो काफी आप आइए दूसरे में। तो दूसरा हमारा है जीरो और नल वेक्टर। ठीक है, तो जीरो वेक्टर में क्या होता है, जीरो वेक्टर का डायरेक्शन भी नहीं होता और मैग्नीट्यूड भी नहीं होता। ठीक है, तो इसमें नोट में है कि zero vector has no specific direction. The position vector of origin is a zero vector। okay, और zero vector are only of mathematical importance। तो सेकेंड पॉइंट में आपको बोला है कि the position vector of origin is a zero vector। तो इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर आप बाद में पढ़ेंगे। तो रफ आइडिया के लिए मैं बोलता हूँ कि आपका जो ग्राफ होता है, हाँ, ये आपका एक्स वाई और जेड एक्सिस है, और जेड आपका 3D में होता है। हाँ, और 2D में सिर्फ
एक्स और वाई होता है ऐसे। ओके। तो ओरिजिन में आपका जो वेक्टर होगा ये आपका है जीरो वेक्टर। ठीक है। अभी आप आइए इक्वल वेक्टर्स में। तो एक वेक्टर आपका इक्वल तभी होता है जब एक वेक्टर का डायरेक्शन सेम होगा और लेंथ भी सेम होगा, मतलब मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। ठीक है। तो तभी हम कह सकते हैं कि दोनों आपका वेक्टर्स इक्वल है। हाँ। ओके। तो पैरेलल वेक्टर्स में क्या होता है कि पैरेलल वेक्टर्स का डायरेक्शन सेम होगा हमेशा, लेकिन लेंथ सेम नहीं भी हो सकता है, मतलब मैग्नीट्यूड सेम नहीं भी हो सकता है। तो इसका मतलब आपका क्या हुआ कि two equal vectors are always parallel, but two parallel vectors may not be equal vectors। ठीक है। तो अभी आप आइए नेगेटिव वेक्टर्स में। तो द नेगेटिव वेक्टर ऑफ एनी वेक्टर इज a vector having equal magnitude but opposite direction। ठीक है। तो नेगेटिव वेक्टर आपका वो है जिसका मैग्नीट्यूड इक्वल है लेकिन डायरेक्शन बिल्कुल ऑपोजिट होगा। ओके। वो मतलब 180 डिग्री मतलब 180 डिग्री रिवर्स होगा। ठीक है। और कॉन्करेंट वेक्टर्स और को इनिशियल वेक्टर। ठीक है। अच्छा। तो नेगेटिव वेक्टर्स को हम माइनस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। तो ए वेक्टर आपका माइनस ऑफ बी वेक्टर होगा या फिर बी वेक्टर आपका माइनस ऑफ ए वेक्टर होगा। ठीक है। और कॉन्करेंट वेक्टर्स और को इनिशियल वेक्टर्स आपका क्या होता है। ठीक है। तो कॉन्करेंट वेक्टर्स आपका वो है जिसका जो वेक्टर्स आपका सेम पॉइंट से निकलता हो। ठीक है। तो पॉइंट ओ से आपका ए बी सी तीनों आपका पास किया है। तो आपका ए बी एंड सी आर कंकरेंट एट पॉइंट ओ। ठीक है। अभी आप आइए कोप्लेनर वेक्टर्स पे। ठीक है। तो कोप्लेनर वेक्टर्स आपका क्या होता है। तो कोप्लेनर वेक्टर्स में क्या होगा आपका जो वेक्टर्स आपका सेम प्लेन में है। ठीक है। तो सेम प्लेन में मतलब एक्स वाई प्लेन भी हो सकता है, वाई जेड प्लेन भी हो सकता है, या फिर जेड एक्स प्लेन भी हो सकता है। ठीक है। 3D के केस में। ओके। तो 2D के केस में तो आपका सिर्फ एक्स वाई है प्लेन। ओके। और 3D के केस में ये आपका वाई जेड प्लेन भी हो सकता है, एक्स जेड प्लेन भी हो सकता है, या फिर वाई एक्स प्लेन भी हो सकता है। ठीक है। तो फिगर ए में आपका ए वेक्टर और बी वेक्टर कोप्लेनर है, और फिगर बी में आपका ए वेक्टर और बी वेक्टर कॉन्करेंट भी है और कोप्लेनर भी है। ठीक है। और ऑर्थोगोनल वेक्टर आपका क्या होता है। तो जिन दो वेक्टर्स के बीच में आपका 90 डिग्री होता है वो आपका ऑर्थोगोनल वेक्टर होता है। ओके।
अभी आप आइए मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स में बाई स्केलर्स। ओके, तो स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करना क्या होता है कि स्केलर के साथ तो एक स्केलर के साथ आप वेक्टर्स को डायरेक्टली तो एक स्केलर के साथ आप वेक्टर्स को डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि हम अलजेब्रा में करते हैं, जैसे करके। ओके, और डिविजन भी सेम ही है आपका। अभी आप आइए इस क्वेश्चन में, तो इस केस में आपको बोला है कि फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है। तो आपको एंगल फाइंड करना है, वो कैसे होगा, बस सारे वेक्टर्स के टेल्स को आपको ज्वाइन करना होगा बस, ठीक है। तो टेल्स को ज्वाइन करने के लिए क्या करना होगा आपको, देखिए अभी आप इस केस में आपका टेल्स ज्वाइन ही है, ठीक है। तो इस केस में 45 डिग्री आपका एंगल होगा। ओके, और इस केस में आपका हेड एक साथ है। ओके, और हेड्स के बीच में 150 डिग्री आपका एंगल है, लेकिन आपको ज्वाइन करना है टेल्स को, ठीक है। तो टेल्स को ज्वाइन करने के लिए आपको बी को इस जगह में शिफ्ट करना होगा, ऐसे। ओके, तो बी को शिफ्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये और ये एंगल आपका बी है, तो ये और ये आपका पैरेलल होगा, और पैरेलल के केस में आपका ये एंगल और ये एंगल ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं, तो ये भी आपका 150 होगा। ओके, सो आपका ए और बी के बीच में एंगल 150 ही होगा। ओके, और इस केस में आपका बी के हेड के साथ ए के टेल को ज्वाइन किया हुआ है, तो इस केस में बी को आपको ऐसे शिफ्ट करना होगा। ओके, ऊपर की जगह में, तो ऊपर की जगह में शिफ्ट करने के बाद ये एंगल क्या होगा आपका 180 माइनस 145 मतलब 35 डिग्री होगा। तो इस केस में आपका एंगल 35 डिग्री होगा। ओके, अभी आप आइए इस क्वेश्चन में, तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर एंड -3/2 ए वेक्टर, ठीक है। तो इस केस में आपका ए वेक्टर है, और इस केस में -3/2 ए वेक्टर है। ओके, तो ए वेक्टर ऐसे आपका एक होगा, ठीक है, और -3/2 ए वेक्टर मतलब ए वेक्टर का स्लाइट बड़ा होगा। ओके, लेकिन ये आपका डायरेक्शन ए वेक्टर जैसा ही होगा, क्योंकि ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर तो सेम ही आपका होगा, ए कैप। हाँ, ऐसे 3/2 के केस में भी माइनस ऑफ होगा, और जैसे 3/2 ए वेक्टर इंटू ए कैप होगा। ओके, और यहाँ पे डायरेक्शन आपका ऑपोजिट है, हाँ, माइनस में है। ओके, तो ये आपका
ऐसे जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में एंगल क्या आपका फिर होगा, इनके टेल्स को ज्वाइन करने के बाद पूरा आपका 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में एंगल्स आपका 180 होगा। ओके, अभी आप आइए पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में। ओके, तो आपका ये आपका दो वेक्टर्स है। ठीक है, ये आपका दो वेक्टर्स है ऐसे, और इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल आपका थीटा है। ओके, मैं ड्रॉ करता हूँ। तो ये आपका दो वेक्टर्स है और इन दोनों के बीच में एंगल आपका थीटा है। ओके, और ये आपका ए वेक्टर है और ये आपका बी वेक्टर है। ओके, और इसका सम फिर का, हाँ मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या होगा आपका, आपका इनका सम इनका सम ऐसे जाएगा आपका। हाँ, मतलब इनको पैरेलल में एक्सटेंड करने के बाद ये आपका ए वेक्टर होगा, ये आपका बी वेक्टर होगा, और इनका सम इस पॉइंट से इस पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद आपको इनका सम मिल जाएगा। ओके, सो क्या होगा आपका, ये आपका आर होगा, और आर वेक्टर इस केस में ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होगा। ओके, और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा आपका, स्क्वायर रूट ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब मैग्नीट्यूड का ही कॉस थीटा। ओके, ऐसे है आपका। ओके, और आप पकड़िए कि रिजल्टेंट वेक्टर और ए वेक्टर के बीच में एंगल आपका अल्फा है, और रिजल्टेंट और बी वेक्टर के बीच में एंगल आपका बीटा है। ठीक है, तो इन दोनों एंगल्स का वैल्यू फिर क्या होगा, आप इसको ऐसे निकाल सकते हैं कि टेन अल्फा आपका बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा होगा, और टेन बीटा आपका ए साइन थीटा बाई बी प्लस ए कॉस थीटा होगा। ठीक है, तो इनको यूज करके आप इनके वैल्यूज को भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी आप आइए पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर सब्ट्रैक्शन पे। तो सब्ट्रैक्शन के केस में क्या आपका होगा, बस आपका बी का डायरेक्शन उल्टा होगा। क्यों, क्योंकि इस टाइम आपको रिजल्टेंट में ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर फाइंड करना है, और आपका ये आपका ए है और ये आपका बी है, तो ये आपका प्लस होगा। ओके, और माइनस को फाइंड करने के लिए क्या करना होगा आपको, ये आपका ए है,
और बी को रिवर्स करना होगा। हाँ, तो रिवर्स मतलब कैसे? बाई कीपिंग द डायरेक्शन अनचेंज्ड। ओके, तो माइनस बी वेक्टर ये आपका हो जाएगा, और उसके बाद ये पैरेलली ड्रॉ करने के बाद ये ये आपका ए वेक्टर होगा पैरेलल, और ये आपका बी वेक्टर होगा। ओके, मतलब माइनस बी वेक्टर होगा। ओके, और ये आपका फिर रिजल्टेंट वेक्टर माइनस बी वेक्टर होगा। ओके, और अगर आपका ए और बी वेक्टर में एंगल थीटा होता है, तो ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर में आपका एंगल फिर कितना होगा? ये वाला 180 माइनस थीटा। तो ये एंगल आपका 180 डिग्री माइनस थीटा होगा। ठीक है, तो बाकी आपका बिल्कुल सिंपल है। कैसे? आपका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या आपका था? ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा था। लेकिन इस केस में ए और माइनस बी के बीच में एंगल आपका 180 डिग्री माइनस थीटा है, तो ऐसा होगा आपका। ओके, तो ये आपका माइनस बी ऐसे होगा सिर्फ। ओके, और उसके बाद इसको कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा आपका क्या था? माइनस कॉस थीटा था, जो आपने बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ा है। ठीक है, तो आर वेक्टर क्या होगा आपका फाइनली? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये आपका माइनस कॉस थीटा होने के बाद यहाँ पे माइनस होगा ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। ओके, तो ये आपका फाइनल रिजल्टेंट वैल्यू होगा। और सेम आपका टेन अल्फा के केस में यहाँ पे क्या आपका होगा? टेन अल्फा इक्वल टू बी साइन ऑफ 180 माइनस थीटा बाई, मतलब माइनस होगा ए प्लस बी, मतलब बी का मैग्नीट्यूड होगा इस केस में, और कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा। तो इसको सॉल्व करने के बाद बी साइन ऑफ 180 माइनस थीटा आपका साइन थीटा ही होता है, क्योंकि ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। ठीक है, और ये आपका ए प्लस सॉरी, और कॉस के केस में कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा आपका माइनस कॉस थीटा होगा, क्योंकि कॉस आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा। ओके, तो ये आपका माइनस ऑफ बी कॉस थीटा होगा ऐसे। ओके, सेम टेन बीटा भी कॉस के नेगेटिव होने के कारण इस जगह में माइनस आएगा। ओके, सेम सही है। और हाँ, यही है। और ट्रायंगल लॉग भी आपका बिल्कुल सेम होगा। तो आपका इसमें भी ट्रायंगल लॉ में आपका क्या होगा कि
इस केस में आपका ए वेक्टर और बी वेक्टर के टेल्स जॉइंट है और आपका रिजल्टेंट बी से ए तक गया है आपका। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि इसका रिजल्टेंट का वैल्यू आपके फाइनल जिस वेक्टर में जाएगा और इनिशियल वेक्टर का डिफरेंस होगा, तो आपका रिजल्टेंट फाइनल माइनस इनिशियल होगा आपका, ऐसे। ठीक है, सेम इसके पर भी आपका इनिशियल वेक्टर ए है और फाइनल वेक्टर बी है। ठीक है, तो इस केस में आपका रिजल्टेंट बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर होगा और बाकी आपका फॉर्मूला बिल्कुल सेम है। ठीक है, और कुछ में आप देखेंगे कि डायग्राम आपका ऐसे होगा कि आपका ऐसे एक होगा वेक्टर और ऐसे आपका दूसरा होगा वेक्टर। ठीक है, तो आपको क्लियर कि ये आपका ए है और ये आपका बी है और रिजल्टेंट आपका ऐसे है। ठीक है, तो इसके पर भी सेम ही आपका होगा बिल्कुल। क्यों? क्योंकि इस केस में आपका के टेल को के सॉरी ए के हेड को बी के टेल के साथ ज्वाइन किया हुआ है। ठीक है, तो इस केस में क्या आपका होगा फिर, ए को रिवर्स करने के बाद, हाँ मतलब ऐसे करने के बाद ये आपका माइनस ए होगा और इस केस में वेक्टर क्या होगा आपका बी वेक्टर माइनस ऑफ माइनस ए वेक्टर, तो बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, तो आप ये भी कर सकते हैं और बाकी फॉर्मूला मैग्नीट्यूड का बिल्कुल सेम है, पैरेललोग्राम जैसा ही है। ठीक है, अभी आप आइए पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में। ठीक है, तो इसमें क्या होता है आपका, ये आपका एक पॉलीगॉन है, जैसे कि ए है, बी है और सी भी है, ऐसे करके। ओके, और ये आपका रिजल्टेंट है। ठीक है, तो इस केस में क्या आपका होगा वैल्यू। ठीक है, तो आप पहले इन दोनों को आप ज्वाइन करिए, मतलब रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए क्या करना है आपको कि ट्राइंगल लॉ को यूज करना है। जैसे कि ए वेक्टर और बी वेक्टर आपका है और इस केस में ए का एड बी के टेल के साथ ज्वाइंट है, तो इस केस में रिजल्टेंट आपका क्या था, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर था, जहाँ पे ऐसे। ओके, और ये आपका सी के साथ गया है। ठीक है, तो इसका और सी का रिजल्टेंट क्या होगा, अभी रिजल्टेंट प्लस ये होगा रिजल्टेंट। ठीक है, तो ऐसे आपका पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होता है। ओके, अभी आप आइए इस क्वेश्चन पे। ओके, तो इस क्वेश्चन में आपको
ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर फाइंड करना है। ओके, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का फॉर्मूला क्या था आपका? रूट ओवर मैग्नीट्यूड फाइंड करना होगा पहले। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये था आपका फॉर्मूला। ठीक है, तो इसको फाइंड करने के लिए हमें बस वैल्यू सिंपली पुट करना है, ऐसे करके 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3 इंटू कॉस ऑफ 60 डिग्री दिया हुआ है यहाँ पे। ओके, तो ऐसे लिखना है हमें, और उसके बाद कैलकुलेट करने के बाद 16 प्लस 9 प्लस 2 इंटू 4 इंटू 3 और कॉस 60 आपका क्या था? हाफ था, जो आपने बेसिक मैथ में पढ़ा है। ठीक है, तो बेसिक मैथ में ये आपने हाफ किया था, और ये कैंसिल होने के बाद ये आपका 25 प्लस 4 3 12 मतलब √37 आपका आता है ए वेक्टर और बी वेक्टर का बस मैग्नीट्यूड। ओके, और डि और डायरेक्शन फाइंड करने के लिए आपको tan ऑफ अल्फा फाइंड करना होगा, और tan अल्फा का आपका वैल्यू क्या था? बी साइन थीटा आई ए प्लस बी कॉस थीटा था। ओके, और बी आपका क्या था? इस केस में 3 है, और साइन 60 होगा। ए 4 है, बी 3 होगा, और ये आपका हाफ होगा। ओके, और इसको सॉल्व करने के बाद 3√3/2 बाई 4 + 3/2, और इसको √3/8 + 3 मतलब 11 होगा। ओके, तो इस केस में आपका tan अल्फा क्या होगा? आपका tan अल्फा इक्वल्स टू इतना आपका है, तो अल्फा आपका tan इनवर्स ऑफ 3√3/11 आ जाएगा। ओके, और दूसरा आपको फाइंड करना है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर को। ओके, तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्या होगा आपका? सेम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ओके, और cos थीटा इस पर भी 60 होगा। ओके, तो इसको फाइंड करने के बाद ए वेक्टर क्या था आपका? 4, ये आपका 3, और ये आपका 2 इंटू 4 इंटू 3 माइनस में, और हाफ हाफ ऑफ से ये कैंसिल 25 होगा, -12 होगा, तो √13 होगा इसमें। ओके, और डायरेक्शन में क्या होगा आपका? अल्फा इक्वल्स टू बी cos थीटा बाई ए माइनस होगा इस पर बी साइन थीटा, बी साइन थीटा बाई ए माइनस बी cos थीटा। ओके, तो बी साइन 60 होगा बाई ए 4 है, बी 3 है, -3
cos 60 होगा। ओके, तो 3 × √3/2 बाई 4 - 3 × ½ ओके, तो 3 √3/2 बाई 4 2 8 - 3 5/2, तो 3 √3/5 ओके। तो इस केस में अल्फा आपका 10 इनवर्स ऑफ 3 √3/5 होगा। ओके ओके, तो अभी आप आइए कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, तो एक वेक्टर का कंपोनेंट क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो हमारे एक 2D प्लेन में एक्सिस क्या क्या है, एक्स और वाई है। ठीक है, और एक 3D प्लेन में क्या क्या आपका है, एक्स, वाई और जेड होता है। ठीक है, तो एक वेक्टर का कंपोनेंट मतलब आपका क्या होता है कि एक वेक्टर का दूसरे डायरेक्शन में ये उसका इफेक्ट कितना होगा। ठीक है, तो हम जनरली एक्स वाई और जेड एक्सिस पर ही हम एक वेक्टर का कंपोनेंट हम पकड़ते हैं। ठीक है, और उन सारे कंपोनेंट्स के वेक्टर्स का सम आपका टोटल वेक्टर होता है, मतलब रिजल्टेंट वेक्टर होता है। ठीक है, तो जैसे आपका पैरेललोग्राम लॉ में था कि दो वेक्टर्स ऐसे थे। ओके, और इनका और मतलब और इसका रिजल्टेंट आपका था वेक्टर, था ना। तो सिमिलरली आप इस वेक्टर को तोड़ के इसके और इसके टर्म्स में आप लिख सकते हैं। तो ए और बी आपका इस केस में कंपोनेंट ऑफ आर होगा। ठीक है, तो सिमिलरली हम जनरली एक वेक्टर के कंपोनेंट को एक्स वाई और जेड एक्सिस में हम लिखते हैं। ठीक है, और इनका मैग्नीट्यूड कितना आपका आएगा, इन सबका स्क्वायर का सम का रूट। ओके, तो अभी आप आइए इसमें, तो इस केस में बोला है कि अगर आपका वेक्टर पकड़ लीजिए, ये है वेक्टर आपका, और हाँ, ये आपका एक वेक्टर है। ठीक है, तो इसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल अल्फा है। ठीक है, और इसका कंपोनेंट क्या होगा आपका, इस प्लेन पे होगा, मतलब इस पॉइंट पे होगा आपका आर एक्स। ठीक है, और आर वाई आपका सिमिलरली यहाँ पे होगा आर वाई, मतलब परपेंडिकुलरली आपका सारा आर एक्स और आर वाई आपका होगा। ठीक है, और पकड़ लीजिए कि ये एंगल आपका अल्फा है, तो इस केस में क्या होगा आपका आर एक्स
क्या होगा कॉस अल्फा, इसकी इसमें बेस बाई हाइपोटेन्यूस है तो आर एक्स बाई आर होगा। ओके, तो सिमिलरली आपका वाई एक्सिस के साथ एंगल आपका बीटा है, ठीक है। तो सेम आर वाई आपका इस केस में कॉस बीटा होगा इक्वल्स टू आर वाई बाई आर। ओके, और सिमिलरली अगर आपका जेड एक्सिस भी होता है इस जगह पे, तो आपका सेम जेड एक्सिस के साथ एंगल आपका गामा होगा। ओके, तो क्या होगा ये आर जेड बाई आर होगा। ओके, अभी आप आइए इसमें जो कि पूरा सेम है जो कहा था पहले मैंने। ओके, तो इसके साथ क्या हमें मिलता है कि आर एक्स आपका आर कॉस अल्फा होगा, सेम आर वाई आपका आर साइन बीटा, सॉरी आर कॉस बीटा होगा। ओके, और सिमिलरली आप कॉस अल्फा के बदले में क्या लिख सकते हैं आप कॉस ऑफ 90 माइनस बीटा। क्यों? क्योंकि इसका और इसका सम 90 है। ओके, तो इस केस में आपका ये साइन बीटा भी होगा। ओके, तो आप आर एक्स को आर कॉस अल्फा या फिर आर साइन बीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अभी आप आइए कंपोनेंट अलोंग वाई में, तो वाई एक्सिस पर भी सेम आर कॉस बीटा या आर साइन अल्फा भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। और आप इस बार आर को रिप्रेजेंट कैसे आप कर सकते हैं वेक्टर्स के टर्म में, आर एक्स इंटू एक्स एक्सिस के केस में हम आई कैप लिखते हैं, ठीक है। और अच्छा, हम एक्स एक्सिस में यूनिट वेक्टर आई कैप लिखते हैं जो आपका एक्स एक्सिस का डायरेक्शन दिखाता है यूनिट वेक्टर। ओके, तो यूनिट वेक्टर का काम आपका क्या है कि ये आपका सिर्फ डायरेक्शन दिखाता है, ठीक है। तो वाई एक्सिस के केस में आपका जैकेप था और जेड एक्सिस के केस में आपका कैकेप है यूनिट वेक्टर जो आपका एक्स वाई और जेड एक्सिस का डायरेक्शन दिखाता है, आई कैप जैकेप और कैकेप। ओके, तो आप आर वेक्टर को क्या आप लिख सकते हैं? अच्छा, तो आर वेक्टर आपका 2D प्लेन में है। हाँ, तो इस केस में आपका सिर्फ एक्स और वाई होगा। ओके, तो क्या आपका ये होगा कि एक्स कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड इनटू एक्स का यूनिट वेक्टर प्लस वाई कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड इनटू वाई का यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो आप ऐसे एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसके कंपोनेंट के टर्म में, ठीक है। तो अभी आप आइए यहाँ पे, तो अगर आपका एंगल
मतलब थोड़ा सा इंक्लाइंड है, मतलब पूरा आपका परपेंडिकुलर ना हो अगर, तब क्या करेंगे आप, ठीक है। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपका ट्रायंगल होता है, और ट्रायंगल में ये आपका अल्फा है, ये आपका बीटा होगा, और फिर हाइड एंगल क्या होगा, फिर आपका ये एंगल 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा होगा फिर। सही है। तो इस केस में आपका साइन लो क्या कहता है, ठीक है। तो एक ट्रायंगल का साइन लो क्या होता है कि एक आपका ट्रायंगल है ए बी सी, ओके। तो ये आपका अल्फा, ये बीटा, और ये आपका गामा है, पकड़ लीजिए एंगल, ठीक है। तो आपका साइन लॉ में क्या होता है कि आपका एक साइड और साइन के एंगल का मतलब इस, अच्छा, आपका तीन साइड है, ए बी बी सी और ए सी है, और इनके साथ अगर आप इनके ऑपोजिट एंगल्स का साइन के साथ डिवाइड करते हैं, तब आपका ये तीनों रेशियो इक्वल होता है, ठीक है। तो ए बी के ऑपोजिट में गामा आपका है, तो साइन गामा होगा। सेम बीसी के ऑपोजिट में अल्फा आपका है, तो साइन अल्फा होगा। और एसी के ऑपोजिट में बीटा आपका है, तो साइन बीटा होगा। और ये तीनों आपका इक्वल होगा फिर, ठीक है। तो सिमिलरली इस केस पर भी इस ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में क्या होगा आपका, आपका ये लेंथ आपका आर है, तो आर बाई इसका अपोजिट एंगल का साइन, ओके, इक्वल टू ये आपका आर एक्स है, तो आर एक्स बाई इस साइड के ऑपोजिट एंगल का साइन, ओके। सेम इक्वल टू आर वाई आपका ये होगा फिर ना, तो ये और ये आपका इक्वल होगा, तो ये लेंथ भी आर वाई होगा आपका, ओके। तो आर वाई का अपोजिट अल्फा है, तो साइन अल्फा होगा इस केस में, ठीक है। तो इनको सॉल्व करने के बाद क्या मिलता है आपको, आर एक्स इक्वल्स टू साइन बीटा आर इंटू साइन बीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद, और साइन 180 माइनस अल्फा आपका सेकेंड क्वार्टर में होगा, तो ये आपका साइन अल्फा प्लस बीटा ही आपका होगा, ठीक है। सेम आपका आर वाई, ओके। तो इस पर आर इंटू साइन अल्फा होगा, और ये आपका फिर से साइन अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आप आइए पोजीशन वेक्टर पे, ठीक है। ओके, तो पोजीशन वेक्टर आपका क्या होता है कि ये आपका एक वेक्टर के
पोजीशन को शो करता है। ठीक है, तो पकड़िए आपका एक पॉइंट आपका है पी। ठीक है, तो पी के साथ आपका एक्स है, और ये आपका वाई होगा। सही है, तो आपका यहाँ पे वेक्टर क्या होगा आपका इस केस में, ये आपका आई कैप होगा एक्स में, और लेंथ आपका एक्स है। सेम यहाँ पे लेंथ आपका वाई है, और वाई एक्सिस में आपका जैकेट होगा। ठीक है, तो आपका ओपी वेक्टर क्या होगा आपका एक्स आई कैप प्लस वाई जैकेट। ओके, तो ये आपका था पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट पी। ठीक है, तो सिमिलरली मतलब तो पोजीशन वेक्टर क्या है आपका, एक ओरिजिन से उस पॉइंट तक का वेक्टर क्या होगा। ओके, तो सिमिलरली आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपका डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर फॉर्म में निकालने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, तो पकड़ लीजिए आपका पॉइंट है दो यहाँ पे ए और बी। ठीक है, और आपको ए टू बी डिस्प्लेसमेंट आपको फाइंड करना है। वो आप कैसे कर सकते हैं, तो आप वो पकड़ लीजिए कि आपके पास एक वेक्टर आपका है ए, तो ए वेक्टर में आपका ये है x1 y1 और z1 आपका उसका कोऑर्डिनेट्स है। ओके, सेम आपका बी में x2 y2 और z2 होगा। ठीक है, तो आपका ए टू बी फिर डिस्टेंस आपका कितना होगा। ठीक है, तो आप क्या बोल सकते हैं कि इस केस में पोजीशन वेक्टर ऑफ ए आपका क्या होगा, ओ ए होगा। सेम मतलब आर ए वेक्टर है आपका, पकड़ लीजिए ओ ए आपका आर ए वेक्टर होगा। ओके, ऐसे आर ए वेक्टर इक्वल्स टू ओ ए वेक्टर, और ये आपका सेम एक्स आई कैप वाई जे कैप और जेड के कैप होगा, और पोजीशन वेक्टर ऑफ बी में आपका आर बी होगा ओबी वेक्टर। ओके, तो ये भी आपका एक्स टू आई कैप प्लस वाई टू जे कैप प्लस जेड टू के कैप होगा। ओके, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को फाइंड करने के लिए हमें फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट के वेक्टर को माइनस करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए टू बी है, तो यहाँ पे ए टू बी डायरेक्शन है। हाँ, तो बी क्या मतलब बी आपका है फाइनल पॉइंट, और ए आपका है इनिशियल पॉइंट। ठीक है, तो वेक्टर फिर आपका क्या होगा कि ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर होगा आपका। ठीक है, तो
ये आपका फिर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, x2 माइनस x1 क्यों, क्योंकि यहाँ पे आई कैप आई तो यहाँ पे आपका आई कैप आपका कॉमन होगा और x2 माइनस x1 होगा। सेम y2 माइनस y1 इंटू जे कैप और z2 माइनस z1 इंटू के कैप होगा इस केस में, ठीक है। तो अभी आप आइए एक क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला है कि आपको फोर्स दिया हुआ है कि 15 न्यूटन आपका फोर्स है इस केस में, और डायरेक्शन ऑफ एफ इज एट 37 डिग्री फ्रॉम नेगेटिव एक्स एक्सिस टुवर्ड्स पॉजिटिव वाई एक्सिस में है। तो ये आपका ऐसे होगा और ये 37 डिग्री होगा निगेटिव एक्स की तरफ, ठीक है। और वाई एक्सिस में आपका सेम फिर क्या होगा, आपका 63 होगा ऐसे। तो 53, ओके। तो ये आपका वाई एक्सिस में होगा और ये आपका एक्स एक्सिस में होगा, ठीक है। तो वाई एक्सिस में आपका पॉजिटिव होगा और एक्स में आपका निगेटिव होगा, ठीक है। तो आपका एफ एक्स क्या होगा फिर, एफ ऑफ कॉस 37, हाँ, और माइनस में होगा ये। तो माइनस ऑफ 15 इंटू क्या होगा, अच्छा तो यहाँ पे प्लस लिख लीजिए। और कॉस ऑफ 37 मतलब, अच्छा तो 37 डिग्री के लिए आपका वैल्यू क्या क्या था। तो ये आपने बेसिक मैथ में ट्रिगोनोमेट्री में आपने ये पढ़ा था कि साइन ऑफ 37 आपका 3/5 है और कॉस ऑफ 37 4/5 है, ठीक है। तो ये आपका 4/5 होगा और ये कैंसिल होने के बाद 12 न्यूटन आपका ए डॉट बी का वैल्यू आपका स्केलर है इसीलिए, ओके। इसका कोई डिरेक्शन नहीं होता इसीलिए, ओके। सेम आपका दूसरा पॉइंट आपका है निगेटिव साइड में होगा, ठीक है। मतलब ये आपका माइनस आई कैप होगा और ये आपका प्लस जे कैप होगा, ठीक है। और एफ वाई क्या होगा आपका, एफ ऑफ कॉस 90 माइनस 37 मतलब एफ ऑफ साइन 37। तो एफ आपका 15 है, साइन 37 आपका 3/5 है, तो आपका ये 9 न्यूटन होगा। तो टोटल रिजल्टेंट फोर्स आपका एफ इक्वल्स टू -12 आई कैप प्लस 9 जे कैप होगा, ठीक है। अभी आप आइए इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में आपको बोला है कि resolve a weight of 10 Newton in two directions which are parallel and perpendicular to a slope inclined at 30 degree to the horizontal। तो आपका एक स्लोप है जो आपका हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री बनाता है।
ठीक है। और इस स्लोप में एक आपका वेट है। ओके। और वेट का डायरेक्शन आपका कहाँ पे होता है? डाउनवर्ड्स होता है ऑलवेज। तो 10 न्यूटन आपका वेट है। और आपको फाइंड करना है कि इसके साथ परपेंडिकुलर और स्लोप का पैरेलल, हाँ, वेट का कंपोनेंट क्या क्या होंगे। ठीक है। तो आपका ये एंगल कितना होगा आपका? ओके। तो आप देख सकते हैं कि ये वेट आपका परपेंडिकुलर है हॉरिजॉन्टल के साथ, और ये आपका परपेंडिकुलर है स्लोप के साथ। ठीक है। तो इस केस में ये एंगल फिर आपका क्या होगा? ये भी आपका 30 होगा। ठीक है। तो कैसे? क्योंकि आपका ये वेक्टर मतलब वेट का वेक्टर आपका परपेंडिकुलर आपका है हॉरिजॉन्टल के साथ। ओके। और ये वेक्टर और आपका ये स्लोप का परपेंडिकुलर वेक्टर आपका स्लोप के साथ परपेंडिकुलर है। और हॉरिजॉन्टल और स्लोप के बीच में एंगल आपका कितना था? 30 था। तो आपका इन दोनों के बीच में भी एंगल आपका 30 होगा। ठीक है। तो इस केस में आ- आपका ये अगर 10 है तो ये आपका फिर क्या होगा? 10 कॉस थीटा मतलब कॉस 30 होगा। और ये 10 साइन 30 होगा। ओके। तो आपका वेट क्या आता है? 10 30 इंटू, ओके, तो आपका परपेंडिकुलर वेट कितना होगा आपका? 10 ऑफ कॉस 30 मतलब √3/2 मतलब 5√3 न्यूटन। और पैरेलल में 10 ऑफ साइन 30 मतलब 5 न्यूटन। ओके। तो ये आपका साइन 30 कैसे आपका हुआ? क्योंकि ये एंगल क्या आपका है? 90 है। और ये आपका 30 है। तो ये फिर आपका क्या होगा? 90 माइनस 30। तो ये इस पार्ट में आपका वेट का वेक्टर कितना आपका फिक्स है? 10 ऑफ कॉस ऑफ 90 माइनस 30 मतलब 10 ऑफ साइन 30 हुआ ये। ओके। तो आप सारे वेक्टर्स को आप ऐसे लिख सकते हैं अगर दोनों आपका कंपोनेंट परपेंडिकुलर है तब। ठीक है। तो इस परपेंडिकुलर कंपोनेंट के मतलब एक्सिस के केस में क्या होगा आपका? अगर आपका ये आर वेक्टर है और ये आपका अल्फा है, तो इस
कंपोनेंट में मतलब हाँ ओके, तो इस कंपोनेंट में आपका क्या होगा, आर ऑफ कॉस अल्फा, और इस केस में आर ऑफ साइन अल्फा। ओके, तो अभी आप आइए इस क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन में रिजॉल्व हॉराइजॉन्टली एंड वर्टिकली सेम आपका, हॉराइजॉन्टल में कॉस अल्फा और वर्टिकल में साइन अल्फा सिंपली। तो आपका ये क्या होगा, हॉराइजॉन्टल एफ ऑफ कॉस 45। तो इसमें 45 आपका है इसीलिए, तो 8 × 1/√2, तो 8√2/2 मतलब 4√2 न्यूटन। सेम आपका एफ वर्टिकल में एफ ऑफ साइन 45 मतलब 8 × 1/√2, तो आपका सेम ही होगा आंसर। ओके, तो ये आपका बहुत ही अभी आसान है ये। अभी आप आइए इस क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन में आपका क्या होगा कि ऑब्टेन द मैग्नीट्यूड ऑफ 2 ए वेक्टर माइनस 3 बी वेक्टर। ठीक है, तो ए वेक्टर आपका ये है और बी वेक्टर आपका ये है। तो 2 ए वेक्टर माइनस 3 बी वेक्टर क्या होगा आपका, 2 × ये होगा ए वेक्टर के केस में, -3 × बी वेक्टर ये होगा आपका। ओके, तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद आपका ये आएगा। ओके, तो 2 i कैप -6 i कैप मतलब -4 i कैप होगा, और 2 j कैप +3 j कैप मतलब +5 j कैप, और -4 k कैप -3 k कैप मतलब -7 k कैप होगा। और इनका मैग्नीट्यूड फिर क्या होगा आपका, आपने पढ़ा था आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड r² + r² + r² तो इस केस पर भी सेम होगा, -4 का स्क्वायर +5 का स्क्वायर +-7 का स्क्वायर। ओके, तो इक्वल टू 16 + 25 + 49। तो ये आपका 100 है, और ये आपका ये आपका 90 होगा। ओके, तो ये फिर आपका 3√10 होगा आपका मैग्नीट्यूड इस केस में। ओके, तो अभी आप आइए प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स में। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स में मतलब वेक्टर का प्रोडक्ट अभी कैसे होता है। ठीक है, तो वेक्टर का प्रोडक्ट आपका दो टाइप का है। एक आपका है डॉट प्रोडक्ट, और दूसरा आपका है क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो दो वेक्टर के प्रोडक्ट के केस में मतलब डॉट प्रोडक्ट में आपको दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के बाद आपको एक स्केलर मिलता है। ठीक है, तो स्केलर मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड है, उसका डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, और क्रॉस प्रोडक्ट के केस में आपको एक दूसरा वेक्टर मिलता है आपको। ठीक है, जो आपका दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है,
तो स्केलर के केस में आपको सिंपली एक नंबर आपको मिलता है, और वेक्टर प्रोडक्ट के केस में, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट के केस में, कर लीजिए आपका ए और बी आपका है, तो इस केस में आपको दूसरा एक वेक्टर सी मिलता है, जो आपका ए का भी परपेंडिकुलर है और बी का भी परपेंडिकुलर है। ठीक है, सारे आपके वेक्टर्स हैं। तो स्केलर में आपका ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता है, और इसका फॉर्मूला मॉड ए इंटू मॉड बी कॉस थीटा होता है। ठीक है, और कॉस थीटा आपका एंगल बिटवीन ए और बी है आपका थीटा। ठीक है, और इस केस में अगर आपका ए और बी परपेंडिकुलर होता है, तब आपका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर के केस में कॉस आपका 90 होगा, और कॉस 90 जीरो है हमेशा। ओके, अभी आप आइए प्रॉपर्टीज में। तो प्रॉपर्टीज में आपका ए डॉट बी और बी डॉट ए आपका सेम होगा। क्यों? क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो इस केस पर भी आपका क्या होगा, डॉट बी प्लस ए डॉट सी होगा। ठीक है, और तीसरा आपका है ए डॉट ए, मतलब मॉड ऑफ ए स्क्वायर। तो ये आपका कैसे हुआ? तो ए और ए मतलब वेक्टर सेम है, और इस केस में ये दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल फिर आपका कितना होगा? जीरो होगा। तो ए वेक्टर इंटू ए वेक्टर का मॉड इंटू कॉस ऑफ जीरो। तो ये आपका फिर क्या होगा? कॉस ऑफ जीरो मतलब 1 है, और ये आपका ए वेक्टर का स्क्वायर होगा, जैसे कि ऐसे है। ठीक है, और आई कैप डॉट आई कैप मतलब आई कैप आपका एक यूनिट वेक्टर है, और सेम सेम वेक्टर मतलब कॉस थीटा आपका 1 होगा इस केस में। क्यों? क्योंकि उन दोनों के बीच में एंगल जीरो है। तो आई कैप इंटू आई कैप मतलब मॉड ऑफ आई कैप क्या होगा आपका? 1 होगा। तो मॉड ऑफ आई कैप इंटू कॉस ऑफ 0 डिग्री हो। ओके, तो ये आपका 1 है। क्यों? क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है आपका हमेशा। ठीक है, तो 1 इंटू 1 कॉस ऑफ 0। तो कॉस 0 आपका 1 है, तो आपका ये भी 1 होगा। सेम जे डॉट जे भी आपका 1 है, और के डॉट के भी आपका 1 है। ओके, और आई डॉट जे क्या होगा आपका? मॉड आई इंटू मॉड जे कॉस ऑफ 90 डिग्री होगा इस बार। क्यों? क्योंकि आई और जे मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में एंगल आपका 90 डिग्री होता है, इसीलिए। ठीक है, तो ये आपका 1 है, ये भी आपका 1 है, लेकिन इस केस में cos 90 जीरो होगा। तो 1 इंटू मतलब जीरो होगा आपका आंसर इस केस में। ओके, तो
आई कैप डॉट जे कैप, या फिर जे कैप डॉट के कैप, या फिर के कैप डॉट आई कैप। तो इन तीनों केसेस में आपका वैल्यू जीरो होगा, ठीक है। और लास्ट में दोनों वेक्टर्स का मतलब किसी भी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट आपका क्या होता है कि ए वन आई कैप है। हाँ मतलब तो आप ये पकड़िए कि ये आपका एक वेक्टर है और ये आपका दूसरा वेक्टर है, ठीक है। तो इस केस में इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन कितना आपका है, A1 into A2। और आई डॉट आई आपका वन होता है, तो इस केस में आपका वैल्यू सिर्फ A1 into A2 होगा, ठीक है। और इसका प्रोडक्ट बाकी दोनों के साथ जीरो जीरो होगा। क्यों? क्योंकि इसमें आई है और इसमें जे है और इसमें के है, ओके। और आई डॉट जे या आई डॉट के आपका हमेशा जीरो होगा, इसमें है, ओके। तो आपका सिर्फ इस केस में A1 into A2 ही होगा, ठीक है। और सिमिलरली इस केस पर भी जे के साथ आई और के का जीरो होगा, तो इस केस पर भी आपका सिर्फ B1 B2 होगा, ओके। प्लस सेम के केस पर भी सिर्फ आपका C1 C2 होगा, ओके। मैं रफ कर देता हूँ, ओके। तो इस क्वेश्चन में क्या आपको बोला है कि वर्क डन बाय ए फोर्स F on a body is W equals to F वेक्टर डॉट S वेक्टर, ठीक है। तो इस केस में फोर्स आपका है F और S आपका है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो F डॉट S आपका मतलब आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे F वेक्टर दिया हुआ है और डिस्प्लेसमेंट आपको बोला है कि फ्रॉम पोजीशन वेक्टर R1 टू R2 आपका हुआ है, ठीक है। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, फिर आपका फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर होगा। और इस केस में R2 आपका क्या था, ये था। और R1 आपका ये था। तो इस पर ये आपका वन है, ये आपका -2 है, तो आपका ये माइनस आई कैप होगा। सेम आपका ये वन है और ये आपका -3 है, तो -2 होगा। सेम आपका ये वन है और ये आपका -1 है, तो ये आपका ज़ीरो हो जाएगा, ओके। तो इस केस पर आपका वर्क डन क्या होगा, आपका एफ डॉट एफ फैक्टर मतलब आपका 2 I कैप प्लस 3 J कैप प्लस 4 K कैप डॉट
माइनस आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 0 के कैप। ठीक है, तो इस केस में आई और आई का सिर्फ होगा, जैसे कि यहाँ पे है डॉट प्रोडक्ट में, तो 2 × -1 मतलब -2, सेम 3 × -2 मतलब -6, सेम 4 × 0 मतलब 0। ओके, तो ये आपका -8 जूल होगा। हाँ, मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट मतलब न्यूटन मीटर या फिर जूल्स। ओके, तो ये आपका हुआ आंसर। ठीक है, अभी आप आइए इस क्वेश्चन में, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी। तो आपका ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होगा आपका इस केस में, जे कैप माइनस के कैप डॉट आई कैप माइनस के कैप। ठीक है, तो इस केस में आपका आई का होगा, आई के साथ तो 2 × 1 2, सेम जे इस केस में 0 है, तो जे को आप छोड़ दीजिए, और के इस केस में -1 × -1 है, तो आपका ये +1 होगा इक्वल्स टू 3। ठीक है, और मॉड ऑफ ए क्या होगा इस केस में, √2² प्लस 1² प्लस -1² मतलब 2 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 6। ओके, और बी वेक्टर क्या होगा, 1² प्लस -1² मतलब √2, और आ- आपका ए डॉट बी का फॉर्मूला आपका क्या था, मॉड ऑफ ए टू मॉड ऑफ बी cos थीटा। ओके, और आपको थीटा फाइंड करना है इस केस में, तो ए डॉट बी 3 है, मॉड ऑफ ए आपका √6 है, और मॉड ऑफ बी आपका √2 है, इंटू cos थीटा। ओके, तो cos थीटा क्या होगा आपका, 3/√6 इंटू √2। ओके, तो 3/√12 मतलब 3/2√3, और ये आपका फिर क्या होगा, √3/2 मतलब cos ऑफ 30 डिग्री, तो थीटा आपका 30 होता है इस केस में। ओके, तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज 30 डिग्री। अभी आप आइए, प्रूफ दैट द वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर। ओके, तो परपेंडिकुलर आपका कब होता है, जब आपका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, तो ये सिर्फ करना होगा आपको। ओके, तो 2 i कैप -3 j कैप प्लस के कैप डॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ओके, तो आई इंटू आई मतलब 2 होगा, -3 × +1 तो -3 होगा, प्लस 1 × 1 मतलब +1 होगा, और ये आपका 0 होता है। therefore a vector and b vector are perpendicular to each other। ओके, अभी आप आइए क्रॉस प्रोडक्ट में। ओके, तो क्रॉस प्रोडक्ट में आपका मतलब ए क्रॉस बी का वैल्यू वेक्टर में होता है। ठीक है, तो
आप अगर ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करते हैं तो आपको एक वेक्टर सी मिलता है जो आपका ए और बी के परपेंडिकुलर होता है। ओके, दोनों का परपेंडिकुलर होता है और इसका डायरेक्शन आप पकड़िए कि एन कैप होता है। ठीक है, और इसका फॉर्मूला तो इसका फॉर्मूला मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा एन कैप होता है। और थीटा इसके इसमें ए और बी के बीच में एंगल होता है। ठीक है, तो ए क्रॉस बी आपका जीरो तब होता है जब आपका ए और बी पैरेलल हो इस केस में। ओके, तो ये डॉट नहीं होगा, ये आपका क्रॉस होगा। ओके, तो क्रॉस प्रोडक्ट के केस में प्रोडक्ट आपका जीरो होता है जब आपका दोनों वेक्टर पैरेलल होते हैं। ठीक है, और डॉट प्रोडक्ट के केस में प्रोडक्ट आपका जीरो होता है जब दोनों वेक्टर्स आपका परपेंडिकुलर होते हैं। तो ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आपका ए और बी पैरेलल होते हैं तब आ- आपके मतलब ये इन दोनों के बीच में एंगल जीरो होगा आपका, और साइन ऑफ जीरो आपका जीरो होता है। तो सी वेक्टर जीरो होगा आपका। हाँ, तो नल वेक्टर होगा आपका क्रॉस के केस में। ओके, तो प्रॉपर्टीज में ए क्रॉस बी आपका माइनस बी क्रॉस से होता है। क्यों? क्योंकि इ- इस केस में ए क्रॉस बी में अगर आपका सी ऐसा है, ओके, तो बी क्रॉस ए में आपका सी ऐसा होगा। ओके, तो सेम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपका बिल्कुल सेम है। ओके, और ए क्रॉस ए आपका इसमें जीरो होगा। क्यों? क्यों- क्योंकि साइन आपका जीरो है। ओके, और सेम आई क्रॉस आई मतलब एंगल आपका जीरो है, तो क्रॉस प्रोडक्ट भी आपका जीरो ही होगा। ओके, और इसमें आपका एक और आपका है चीज की आई कैप और जे कैप का क्रॉस आपका के कैप होता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों? क्योंकि आई आपका एक्स एक्सिस है। हाँ, और जे आपका वाई एक्सिस है। हाँ, और एक्स और वाई का परपेंडिकुलर क्या होता है आपका के कैप होता है। तो इसीलिए आई क्रॉस जे आपका के होगा, और सेम जे क्रॉस के आपका आई होगा। क्यों? क्योंकि पहले वाले में आपका जेड एक्सिस आपका परपेंडिकुलर आपका है एक्स और वाई के साथ। सेम आपका जे और के एक्सिस आपका परपेंडिकुलर है एक्स के साथ, और के और आई आपका परपेंडिकुलर है वाई के साथ, मतलब जे के साथ। ठीक है, तो ये आपका ऐसे होता है कि आई
क्रॉस जे इक्वल्स टू के। ओके। और जे क्रॉस के आई और के क्रॉस आई जे। ओके। सेम आपका मतलब इसके उल्टा केस में आपका साइन सिर्फ माइनस होता है। कैसे? आई क्रॉस के माइनस के, ठीक है। जे क्रॉस आई माइनस के और के क्रॉस जे माइनस आई, सेम ऐसे। ओके। तो आपका दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है आपका? तो इसका डिटर्मिनेंट होगा। ओके। तो ये आपका आई कैप जे कैप के कैप है और ये आपका A1 A2 और A3 है और नीचे आपका B1 B2 B3 है। तो इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं कि हम पहले ये आपका आई जे के है, A1 A2 A3 है, B1 B2 B3 है। ओके। तो इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं कि पहले आई के रोज और कॉलम को छोड़ दीजिए और इसको और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। तो क्या मिलता है आपको? A2 B3 माइनस आपका A1 B1 होगा, C1 होगा। ओके। ये आपका A2 B2 और C2 होगा। ये आपका क्या होगा? आई कैप जे कैप के कैप A1 B1 C1 A2 B2 C2। ओके। तो इस केस में आपको बस आई के रोज और कॉलम्स को छोड़ के इसे और इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे होगा? B1 into C2। तो B1 C2 माइनस B2 C1। ओके। B2 C1 इंटू आई कैप सेम प्लस इस बार जे के केस में। ओके। तो जे के रोस को छोड़ दीजिए और कॉलम्स को छोड़ दीजिए और सिर्फ इसे और इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। कैसे? A1 A2 और C1 C2 तो A1 C2 होगा माइनस A2 C1। ओके। तो और दूसरे के केस में आपका ये माइनस होगा साइन। ओके। तो प्लस माइनस देन फिर से प्लस आएगा। तो इस केस में के कैप के केस में के रोज और कॉलम को छोड़ के फिर इसको और इसको सॉल्व करिए। तो A1 B2 माइनस A2 B1 इंटू के कैप होगा। तो ये आपका आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप सेम आपका यहाँ पे है। ओके। तो क्वेश्चन में फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू दिस। ओके। तो एक यूनिट वेक्टर आपको फाइंड करना है जो आपके इन दोनों के परपेंडिकुलर हो। तो वो कैसे होगा आपका? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर फाइंड करना है, ठीक है। तो इसको फाइंड करने के लिए क्या करना होगा हमें कि इसका डिटर्मिनेंट निकालना होगा। तो 2 3 1
वन माइनस वन वन। ये कैसे आपका हुआ कि ए का कोएफिशिएंट्स मतलब आई कैप का है, जे कैप का 3 है और के कैप का 1 है। सेम बी के केस में आई कैप का 1 है, जे कैप का -1 है, के कैप का 1 है। ओके, तो ये आपका इक्वल टू आई कैप इंटू, ओके, तो आई के रोज और कॉलम को छोड़ दीजिए। तो 3 into 1 3 माइनस ऑफ 1 into -1 मतलब माइनस। ओके, सेम माइनस जे के केस पर। तो जे कैप के केस में आप 2 into 1 करिए, -1 into 1 मतलब 1, प्लस के कैप के केस में आप इसको और इसको छोड़ दीजिए तो सिर्फ ये और ये होगा। तो -2 -3 आई कैप इंटू 3+1 माइनस जे कैप इंटू 1 और प्लस के कैप इंटू -5। ओके, तो 3+1 मतलब 4 आई कैप माइनस जे कैप -5 के कैप। ओके, लेकिन ये आपका सी वेक्टर है जो आपका ए और बी का परपेंडिकुलर होगा। ओके, लेकिन ये आपका यूनिट वेक्टर नहीं है। ओके, तो इसको यूनिट बनाने के लिए हमें क्या करना होगा कि इन दोनों के मतलब इसका मैग्नीट्यूड को सी के साथ डिवाइड करना होगा। कैसे, देखिए अभी सी वेक्टर इक्वल्स टू आई कैप माइनस जे कैप मतलब सी कैप होगा मतलब एन कैप भी आप कर लीजिए -5 के बाई इसका मैग्नीट्यूड को डिवाइड +1² +5²। ओके, तो आपका ये 4 आई कैप बाई 16 +25 मतलब 41 +1 42। तो आपका ये √42 होगा। बाई √42 -1/√42 जे कैप -5/√42 के कैप। ठीक है, तो ये आपका हुआ पहला तरीका। ओके, और दूसरा आपका एक है मेथड सॉल्व करने के लिए, मेथड 2। ओके, तो ये आपका मेथड 1 था और मेथड 2 में क्या होगा आपका, तो आपको ए को मैग्नीट्यूड फाइंड करना है ए का। तो क्या होगा, ये आपका 2² 3² 1² मतलब कितना होता है 9+1 10+4 14। और बी का क्या होगा आपका 1² 1² 1² मतलब √3। ओके, और आपका ए क्रॉस बी क्या था, हाँ मतलब सी वेक्टर क्या था आपका मॉड ए इंटू मॉड बी साइन थीटा एन कैप, ऐसा आपका था। ठीक है, तो इस केस में एंगल परपेंडिकुलर है मतलब साइन आपका 90 होगा इंटू एन कैप और साइन 90 मतलब 1 होगा। तो एन कैप इक्वल्स टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बाई मॉड ए इंटू मॉड बी होगा। और ए क्रॉस बी
इस केस में ये है आपका। ओके, तो ये क्या होगा, तो मैं इस जगह पे करता हूँ मैं, एन कैप इक्वल्स टू ए क्रॉस बी आपका ये है, तो 4 i कैप माइनस जे कैप माइनस 5 के कैप बाई रूट ओवर ए कैप आपका √14 है, और बी वेक्टर आपका √3 है। आपका फाइनल आंसर 14 × 3 मतलब √42 होगा, जो आपका बिल्कुल सेम है पहले जैसा। ओके, -5/√42 ठीक है। ओके, तो ये और ये आपका बिल्कुल सेम है। ताकि आप आइए इस क्वेश्चन में, तो शो दैट द वेक्टर्स दिस एंड दिस आर पैरेलल टू ईच अदर। ओके, तो तो आपको बस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आपको 0 प्रूफ करना है। कैसे, देखिए, सेम होगा ए कैप, और यहाँ पे ए का आपका आई का कोएफिशिएंट 1 है, जे का -1 है, और के का 2 है। सेम बी का 3 है, ये आपका -3 है, और ये आपका 6 है। ओके, तो इस केस में क्या होगा आपका, आपको एक मिनट इसको बता देता हूँ। इस केस में आई को सबट्रैक्ट करने के बाद -1 × 6 होगा, मतलब -6 होगा, और इस केस में -3 × 2 तो 6 होगा, तो मतलब -6 मतलब +6 होगा इंटू आई कैप। ओके, प्लस सेम मतलब माइनस होगा इस पर। तो जे कैप को सबट्रैक्ट करने के बाद 1 × 6 होगा, तो 6, और 3 × 2 भी 6 होगा, तो -6 ठीक है। सेम प्लस के कैप को सबट्रैक्ट करने के बाद 1 × -3 मतलब -3, और 3 × -1 मतलब -3 फिर से, तो -3 मतलब +3 के कैप, तो ये आपका पूरा 0 आता है, तो ये आपका 0 वेक्टर होगा। ओके, तो इन दे आर 0 वेक्टर, they are cross product, therefore a vector is parallel to b vector। ओके, और दूसरा आपका एक है मेथड सॉल्व करने के लिए। मेथड टू आपका है कि आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि बी वेक्टर में अगर आप बी को कॉमन लेते हैं तो क्या मिलता है आपको, आई कैप प्लस जे कैप +2 के कैप, यानी -6। ओके, तो ये और ये आपका सेम है वेक्टर, आप देख सकते हैं, और ये आपका सिर्फ एक स्केलर है। तो इससे हम क्या बोल सकते हैं कि बी वेक्टर आपका 3 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर होगा, मतलब बी और ए डायरेक्शन सेम होगा, बस बी आपका 3 टाइम्स आपका ए का होगा। ओके, तो इसका मतलब
बी और ए पैरेलल है। तो कोई भी वेक्टर अगर पैरेलल हो तब क्या होता है आपका आपका एक वेक्टर आपका दूसरे वेक्टर के साथ उसके स्केलर का मल्टीप्लाई होता है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आप अभी आइए, let a force F be acting on a body free to rotate about a point O। तो एक बॉडी को हमें रोटेट करना है बस, और उसके साथ आपका टॉर्क का फॉर्मूला दिया हुआ है। ओके। तो टॉर्क आपका क्या होता है? टॉर्क आपका एक बॉडी को रोटेट करने के लिए एक फोर्स होता है आपका, जो आपका टॉर्क है उसका नाम। ओके। तो रोटेशनल फोर्स का नाम टॉर्क होता है। ठीक है। और टॉर्क का फॉर्मूला आपका है आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। ठीक है। तो आपको बस टॉर्क फाइंड करना है, टाउ। ओके। तो ये आपका टाउ होता है, ऐसे सिंबल। तो इसको बस फाइंड करना है आपको। ओके। आई कैप जे कैप के कैप। ओके। और पहले आपका आर है, तो आर का आपका वेक्टर का मतलब कोएफिशिएंट क्या क्या है? 1, -1 और 6। ओके। तो 1 -1 6। और एफ का क्या क्या है? 2 3 और माइनस के, तो 2 3 और -1 होगा। ओके। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? आई कैप इंटू -1 मतलब 1, और 6 इधर 18 मतलब -18, प्लस यहाँ माइनस होगा जे कैप इंटू जे को इस बार सबट्रैक्ट करने के बाद 1 इंटू -1 मतलब -1, और 6 इंटू 2 12, तो मतलब -12, प्लस के कैप इस बार 1 इंटू 3 मतलब 3, और 2 इंटू -1 मतलब -2, और माइनस ऑफ -2 मतलब +2 हो जाएगा ये। और इस केस में -17 आई कैप प्लस 13 जे कैप और +5 के कैप होगा। ठीक है। तो क्वेश्चन में आपको बस टॉर्क फाइंड करना था। ठीक है। तो ये आपका फोर्स इंटू डिस्टेंस है, मतलब न्यूटन मीटर होगा आपका फॉर्मूला, मतलब यूनिट। ओके। सो थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। और अगर आपको कोई डाउट है इस चैप्टर के बारे में, तो आप हमें इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है। और ये चैप्टर आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जो आपका 11th 12th जेई नीट आपका ये सब में यूज़ होता है। ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। सो थैंक यू, बाय बाय।